नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूरे जोश और उत्साह के साथ आप सभी को फिर से लेकर के आते हैं आपकी इस कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण हमारा चल रहा है। संख्याओं का विकास किस तरीके से हो रहा है वो हमारा चल रहा है। और अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने बात की कि संख्याएं दो प्रकार की है, काल्पनिक और वास्तविक। मेनली हमारा जो पाला पड़ेगा वो वास्तविक संख्याओं से पड़ेगा। और वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा। एक था हमारा पूर्णांक और एक है दशमलव संख्याएं। पिछली क्लासेस में आप पूर्णांक की बात कर चुके हैं कि पूर्णांक किस प्रकार से बने, पूर्णांकों के बनने का क्रम क्या रहा। तो आप सभी को जानकारी है कि पूर्णांक जब बने तो सबसे पहले आपके पास क्या बना? सबसे पहले बनी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। जीरो आया तो यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो गई। और तब जाकर के ये पूरे के पूरे क्या बने? पूर्णांक। फिर इन पूर्णांकों का वर्गीकरण किया गया। और पूर्णांकों का वर्गीकरण जब किया गया तो आपको पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में किया गया। तो फिर जीरो जो है उसको ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक दोनों ही नहीं माना गया। फिर इन्हीं पूर्णांकों का विभाजन किया गया सम और विषम के आधार पर। फिर इन्हीं पूर्णांकों का विभाजन किया गया आपके पास अभाज्य और भाज्य के आधार पर। और ये सारे फैक्ट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज मेनली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दशमलव संख्या यानी कि इसका दूसरा परिवार कि आखिरकार दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। दशमलव संख्याओं का विचार आया तो आया कैसे, और आगे जाकर के दशमलव संख्याओं का जब विकास हुआ तो ये किस किस प्रकार की हुई, और हमसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आज उसके बारे में हमें जानना है। और विश्वास मानिए कि आपने ये क्लास अगर देख ली, ये क्लास आपने शुरू से लेकर के एंड तक देख ली, समझ ली, तो जिंदगी भर आप दशमलव संख्याओं को नहीं भूलेंगे और आपको वास्तव में पता लग जाएगा कि ये होती है संख्याओं की समझ। तो एक बार मैं फटाफट से आपका रिवीजन करवा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप फटाफट से चीज़ों को समझें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि संख्याएं दो प्रकार की बांटी गई है, काल्पनिक और वास्तविक, जो कि सम्मिश्र संख्या है। काल्पनिक संख्या का उदाहरण था आयोटा। नेगेटिव का वन आता है अंडर रूट के अंदर तो वो एक आयोटा माना जाता है, आयोटा संख्या का नाम है। आयोटा ने प्रतिपादन इसका किया। और अंडर रूट के अंदर नकारात्मक संख्याएं आ गई तो वो वास्तविक संख्याएं हैं, सॉरी काल्पनिक संख्याएं हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो दो भागों में बांटा, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांकों को हमने कहा ऋणात्मक धनात्मक है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। बाद में जाकर के पूर्णांकों को सम और विषम में भी बांटा गया, और बाद में जाकर के धनात्मक पूर्णांकों को भाज्य और अभाज्य के रूप में भी बांटा गया। बात करेंगे दशमलव संख्याओं की। जब हम दशमलव संख्याओं का विकास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव संख्याओं में दो अलग अलग प्रकार की दशमलव संख्याएं हम पढ़ेंगे। एक तो होगी शांत दशमलव और एक होगी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में भी आप देखेंगे दो प्रकार की दशमलव हम पढ़ेंगे। एक तो होगी अशांत आवर्ती दशमलव और एक होगी अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये क्या है, प्रश्न बनेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि हमने प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्याएं बनाई, फिर पूर्ण संख्याओं को हमने पूर्णांक कहा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं सारे फैक्ट हम लोगों ने देखे। इसके अलावा आपने देखा कि सम और विषम में हमने बांटा तो वहां पर कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो हमने देखा। इसके अलावा आपने देखा कि शून्य के बारे में और क्या क्या उदाहरणाएं हैं। इसके अलावा आपने आगे देखा कि भाज्य और अभाज्य जब बनी तो किस प्रकार से बनी, और भाज्य अभाज्य बनने के बाद में वास्तव में यहाँ से जब प्रश्न बनेंगे तो कौन कौन से फैक्ट हमें पता होने चाहिए। एक क्या है ये आप लोगों ने देखा। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं के आपने संख्याएं 100 तक कितनी आएगी, 50 तक कितनी आएगी, ये सब आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली जो दो क्लासेस है वो आप लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि वास्तविक संख्याओं में जो दो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा पूर्णांक वाला अपन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याएं। बेसिकली आज जो हमारा है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव संख्याएं किस प्रकार से होगी। ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार दशमलव संख्याएं क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमने कहा था पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या था? पूर्णांक मतलब जिन परिणामों को, जिन मात्राओं को हमें पूरा पूरा बताना होता है उन्हें हमने कहा पूर्णांक। जैसे मान के चलिए हमारे घर में कितने सदस्य हैं, तो वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, आठ, 10, 15 हो सकते हैं। कभी भी किसी के भी परिवार में सदस्यों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, पूर्ण में नहीं हो सकती। यानी कि आप देखेंगे कि जमाने में कई बार हम जिन मात्राओं का, जिन राशियों का प्रयोग करते हैं
वो हमें पूरी पूरी कहनी होती है और उनके लिए हम पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं। और कई बार हमें ऐसी भी आवश्यकता होती है जब हम उन परिणामों को, उन मात्राओं को आधा अधूरा कहें। जैसे मान के चलिएगा कि 1 और 2 बजे के बीच का समय हुआ है, वो ना तो 1 बजी है ना 2 बजी है, 1 बजे से आगे निकल चुका है, 2 बजे के पीछे है। अब वो समय कितना है, तो वो 1:30 बजे माना जा सकता है कि हाँ लगभग 1:30 बजे है। 1 और 2 के बीचों बीच का समय, तो 1:30 बज सकते हैं, लेकिन 1:30 मेहमान नहीं आ सकते। तो हम ये देखेंगे कि हमारे सामान्य जीवन में हम कई बार ऐसी मात्राओं का, कई बार ऐसे परिणामों का, कई बार ऐसी राशियों का प्रयोग करते हैं जो आधी अधूरी प्रयोग की जा सकती है। जैसे मान के चलिएगा कि मैं अगर 1 किलो दूध हमारे घर में लेता हूँ उपयोग के लिए, तो वो कम पड़ जाता है। और 2 किलो दूध अगर मैं लेता हूँ तो बच जाता है, व्यर्थ होता है। तो फिर क्या किया जाए, 1 और 2 के बीच का रास्ता निकाला जाए। और 1 किलो और 2 किलो के बीच का रास्ता निकाले तो कितना किलो होगा, 1.5 किलो। तो ये जो 1.5 किलो होगा ये लिया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे एक मित्र है तो मुझे लगता है मेरे कम है, 2 मित्र है तो मुझे लगता है कि आवश्यकता से ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ 1.5 मित्र बना लेता हूँ। ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दशमलव संख्याएं बेसिकली हमारे काम में तब आती है जब हमें कई बार पूर्ण परिणाम बताना नहीं है, या पूर्ण परिणामों के बजाय हमें कुछ परिणामों में अपूर्ण परिणामों की आवश्यकता होती है, अपूर्ण राशियों की आवश्यकता होती है। इसको इतने से समझिए। अब शुरुआत में क्या हुआ कि जब दशमलव संख्याएं बनी, तो ये दशमलव संख्याएं विभाजन की प्रक्रिया से बनी। और विभाजन की प्रक्रिया भी कौन सी, अपूर्ण विभाजन की। जैसे 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 25 में 5 का भाग 5 बार जाता है, 30 में 5 का भाग 6 बार जाता है, पूरा पूरा जा रहा है। मतलब भाग देने पर अगर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो उसको कहते हैं पूरी पूरी बार भाग चला जाना। लेकिन कई बार भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। जैसे मान के चलिएगा 27, और 27 में आपने 5 का भाग दिया, और 5 पंजे आपके पास आया 25, आपके पास बचा 2। अब आपने पॉइंट लगाया और ये हो गया 0, और आपने कहा 5 चौक 20, ये खत्म हो गया। यानी कि आपने देखा आपके पास जो परिणाम आया 5.4 आया। अब ये विभाजन की प्रक्रिया द्वारा आया, और विभाजन की प्रक्रिया भी कौन सी है, ये पूर्ण विभाजन की नहीं है, ये अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया। इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसमें अपूर्ण विभाजन चल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब दशमलव संख्याएं बनी, तो आखिरकार दशमलव संख्याएं बनी कैसे, ये बात ध्यान रखिए। दशमलव संख्याओं के बनने की अवधारणा, या वर्तमान में जब हम दशमलव संख्याएं देखते हैं तो वो कैसे बनती है, वो बनती है अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से। अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा मिला कि अपूर्ण विभाजन जब भी किए जाएंगे दशमलव संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान के चलिएगा मैंने 27 में अगर 5 का भाग दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 5.4। अब यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हमने एक चीज नोटिस की कि जैसे मैं 10 में 3 का भाग देता हूं तो 3 तिया 9 पॉइंट लगा, एक बचने के बाद वो फिर से 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 हो जाते ही 1 बच के 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये चल रहा है। यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि दशमलव संख्याएं अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त हो रही है। लेकिन अब हमें यहां पर भी एक चीज देखने को मिली कि अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया में भी हम ये देख रहे हैं कि जब हम भाग दे रहे हैं तो भाग देने की प्रक्रिया में वो अपूर्ण विभाजन की जो प्रक्रिया है, जो पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, वो जो भाग देने की प्रक्रिया है उसमें भी दशमलव के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी है, या कुछ विभाजन की प्रक्रियाएं ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर के संख्याएं खत्म हो जा रही है, और कुछ विभाजन की प्रक्रियाएं ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद विभाजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यानी कि देखिए, दशमलव संख्याएं जब बन रही है तो कैसे बन रही है, अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से। और अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से भी दो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं बन रही है, एक वो जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और एक वो जो दशमलव के बाद कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है बल्कि अनिश्चित रूप से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। अब आप इसमें भाग लगाते जाइए, आप जीवन भर भाग लगा देंगे, सदियां गुजर जाएगी, लेकिन बार बार 3 तिया 9 होगा, और बार बार 1 बचेगा, 0 होकर करके 10 होगा। यानी कि यहां से निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो दशमलव संख्याएं हैं जिन्हें अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से बनाया गया है वो दो प्रकार की होगी।
दशमलव संख्याएं भी अब दो प्रकार की होगी। किस आधार पर? इस आधार पर कि जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाती है, जैसे 5.4, इसके आगे आवश्यकता ही नहीं है। आप 10 में 4 का भाग लगाएंगे 2.5 आएगा, खत्म हुआ। लेकिन 10 में 3 का भाग लगाएंगे 3.33333 चलता ही जाएगा। यानी कि हमें यह प्राप्त हुआ कि कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी है, जैसे हम विभाजन प्रक्रिया से निकाल रहे हैं, कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक किसी स्थान पर जाकर के खत्म हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। और कुछ विभाजन की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें, अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक दशमलव के बाद चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे और अनंत तक विस्तृत रहेंगे, और वो कभी भी शांत नहीं होंगे, वो हमेशा अशांत रहेंगे। और इस आधार पर यह कहा गया कि जो दशमलव संख्याएं होगी वो दो प्रकार की होगी। एक होगी शांत दशमलव, और एक होगी अशांत दशमलव। एक होगी शांत दशमलव और एक होगी अशांत दशमलव। आप ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा कि जो दशमलव संख्याएं हैं वो अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त हुई, और अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से हमें दो प्रकार की दशमलव प्राप्त हुई। एक वो जो दशमलव के बाद किसी ना किसी स्थान पर जाकर के खत्म हो जाती है, और एक वो जो दशमलव के बाद अनंत तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अगर लिखना चाहें तो अपने अनुसार लिख सकते हैं। उदाहरण में जरूर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे अगर आप 10 में 4 का भाग देते हैं तो आप 2.5 पाएंगे और ये खत्म हो जाएगा, बस इतना है ये। लेकिन आप उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आप 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपको 3.3333 ये प्राप्त होता जाएगा, और ये 3 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, और 3 ही चलता जाएगा। तो इस आधार पर हमने ये कहा कि दो प्रकार की दशमलव है, शांत और अशांत। सबसे पहली बात कि दशमलव संख्याएं कैसे प्राप्त हो रही है? अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा। अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा भी कितने प्रकार की प्राप्त हो रही है? दो प्रकार की। एक वो जो दशमलव के बाद किसी स्थान पर खत्म होती है, एक वो जो दशमलव के बाद चलती ही रहेगी, जो दशमलव के बाद चलती ही रहेगी। जैसे मान के चलिएगा, अगर आप 10 में, मान के चलिएगा आप 10 में भाग लगाते हैं 8 का, मान के चलिएगा 10 में 8 का भाग लगाते हैं, या 5 में आप 4 का भाग लगाते हैं, तो आपको कितना प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 होगा, 8 पंजे 40, 1.25 खत्म हुआ। लेकिन आप सोच के चलिए कि आप 5 में अगर 3 का भाग लगाते तो आपको कितना प्राप्त होता? 5 में अगर 3 का भाग लगाते आप तो आपको कितना होता? तो आप कहते सर 3 एकम 3, पॉइंट लग जाएगा, 5 में से 3 गया, बचा 2, 2 के पीछे 0 आया, 20 हो गया, 3 छिंग 18, 20 में से 18 जाकर के 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, चलता जाएगा, नहीं रुकेगा। तो हमने ये कहा कि भाई साहब अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से हमें दशमलव संख्या प्राप्त हो रही है, और वो भी दो अलग अलग प्रकार की हो रही है। एक वो जो दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, एक वो जो दशमलव के बाद खत्म नहीं होती है। उसके बाद दशमलव के बाद जो आने वाले अंक है वो अनंत तक आते जाते हैं, आते रहते हैं। इस आधार पर हमने इन्हें दो भागों में बांटा, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक समाप्त हो जाते हैं, अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जरूरी नहीं है एक ही अंक चलता जाएगा, हो सकता है 2 अंकों की जोड़ी चलती जाए। जैसे आप मान के चलिएगा आपके सामने आ गया 3.37373737, तो 37 चलता जा रहा है। हो सकता है आप देखें 5.243 243 243 243,
तो फिर वो 2 4 3 का एक क्रम चलता जाएगा। ये इस प्रकार से हुआ। अब समझिए, शुरुआत में हमें यही लगता था कि ये दो अलग अलग प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं, एक तो शांत और एक अशांत। और शुरुआत में हमें यही लगता था कि दशमलव जो संख्याएं हैं वो अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती हैं। बाद में जब और ज्यादा चीजें बढ़ी और जब हमारी गणित का इतना विकास हो गया कि हम वर्गमूल और घनमूलों तक पहुंच गए, वर्गमूलों तक, घनमूलों तक पहुंच, तब हमें ये मालूम चला कि दशमलव संख्या ना केवल याद रखिएगा, दशमलव संख्या ना केवल अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि दशमलव संख्या ना केवल ऐसी विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है जिसमें भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, उससे तो प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से होगी। ये अब हमें पता लगा कब, जब वर्गमूलों और घनमूलों का विकास हो गया। कि आज तक हम ये सोचते थे, जब तक वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन, इनका विकास नहीं हुआ, तब तक हमें लगता था कि दशमलव संख्याएं केवल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुई है। लेकिन जैसे ही वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल जैसी अवधारणाएं आई, गणित में इतना विकास हुआ कि वर्गमूल और घनमूल की अवधारणा दी गई, वर्ग और घनमूल, वर्गों की और घनों की अवधारणा दी गई। अब हमें पता चला कि यहां से भी दशमलव संख्याएं प्राप्त होती है। और कैसे होती है अब समझिए, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं अंडर रूट में 4 कहता हूं तो इसका मतलब है 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार, और इसका मतलब है 4। और इसका रिवर्स प्रोसेस होता है कि अगर मैं अंडर रूट में 4 कहूं तो इसका मान आएगा 2, का मान 2 आएगा। ऐसा इसलिए है, अंडर रूट 4 का मान 2 इसलिए है क्योंकि 2 का स्क्वायर कर देने पर वापस से 4 है। अंडर रूट 9 का मान 3 है, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर देने पर वापस 9 है। अंडर रूट 16 का मान 4 है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर कर देने पर फिर से 16 है। अंडर रूट 25 का मान 5 है, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कर देने पर फिर से 25 है। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन आप सोच के देखिए कि अंडर रूट 5 का मान कितना होगा, अंडर रूट 5 का मान कितना होगा। अब आप कहेंगे सर अंडर रूट 5 का मान जो होगा वो पॉइंट में होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और उसके बाद सीधा 3 का स्क्वायर कितना है, 9। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि अंडर रूट 1 कर देने पर 1 आएगा, अंडर रूट 4 कर देने पर 2 आएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 है तो अंडर रूट 9 कर देने पर 3 आएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 है तो अंडर रूट 16 कर देने पर 4 आएगा। लेकिन इस बीच में भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, यहाँ अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12। इनका क्या, ये जो 5 आएगा ये अंडर रूट 4 यानी कि 2 से बड़ा आएगा, और अंडर रूट 9 यानी कि 3 से छोटा आएगा। मतलब इसका जो परिणाम आएगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा, और 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा तो वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब वो 2 और 3 के बीच में आएगा तो कितना आएगा, 2.1 या 2.2 या 2.3 या 2.4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर आप 2.1 कहेंगे तो फिर इसका रिवर्स भी सही होना चाहिए कि 2.1 का स्क्वायर कर देने पर वापस से 5 आना चाहिए, नहीं आएगा। आप 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कितना भी ले लीजिए आप, नहीं आएगा। बाद में जब भाग विधि का आविष्कार हुआ या भाग विधि का प्रतिपादन किया गया, वर्गमूल निकालने की भाग विधि, और वर्गमूल निकालने की भाग विधि द्वारा जब 5 का वर्गमूल निकाला गया, 5 का वर्गमूल या 6 का वर्गमूल या ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको भी समझिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का सीधे सीधे प्राप्त होता है जो पूर्ण वर्ग है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 100 एक पूर्ण वर्ग है, क्यों है, क्योंकि वो 10 का वर्ग है, 10 का स्क्वायर है। तो आप 100 का अंडर रूट आराम से निकाल लेंगे, 10 आएगा। 49 ये 7 का स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है,
49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, ये बढ़िया बात है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो आप 25 का वर्गमूल भी 5 कह सकते हैं, है। लेकिन 20, अब 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, अब 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, तो 20 का वर्गमूल सीधे सीधे निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं निकलेगा। और भाग विधि द्वारा जब आप √20 को निकालेंगे तब आप पाएंगे कि वो मान चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर भाग विधि द्वारा अगर मैं वर्गमूल निकालने लगूंगा अभी किसी भी एक संख्या का, तो आप देखेंगे कि हम पूरा दिन, पूरी रात या पूरी जिंदगी अगर हम वर्गमूल निकालने बैठ गए तो भी बार बार कुछ ना कुछ बचता जाएगा, बार बार कुछ ना कुछ बचेगा, और हम बार बार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप मान लीजिए, आप ये जान लीजिए कि हाँ, ये सच है कि वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं का वर्गमूल जब निकाला जाएगा तब भी दशमलव प्राप्त होगा। यानी कि अब देखिए, जो दशमलव संख्या प्राप्त हो रही थी वो अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त हो रही थी। अपूर्ण विभाजन जब पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता, यही सोचा जाता था पहले, ऐसा लगता था यही सच है। लेकिन अब दूसरा एक और रहस्य पता लगा है, क्या? कि वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल भी अगर निकालें तो वो भी दशमलव संख्या होगा। अच्छा चलिए, ये मान लिया कि दशमलव संख्या होगा, तो फिर से सवाल उठा कि दशमलव संख्या भी दो अलग अलग प्रकार की है, एक तो शांत है और एक अशांत है, तो वो जो परिणाम प्राप्त होगा क्या उसमें भी दोनों प्रकार के होंगे? तो नहीं, वहां पर दशमलव संख्या प्राप्त होगी और हमेशा ही अशांत दशमलव प्राप्त होगी, मतलब जो दशमलव के बाद कभी भी रुकेगी नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह है, अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा दशमलव संख्याएं बनी, और दशमलव संख्याएं जो बनी वो विभाजन में दो अलग अलग आधार पर बटी। जो दशमलव के बाद विभाजन खत्म हो गया कहीं ना कहीं जाके, वो शांत, और जो खत्म नहीं हुआ वो अशांत। बाद में जाकर के रिसर्च करके पता लगा कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल जो बनेंगे वे भी दशमलव संख्याएं ही बनेंगे, और न केवल दशमलव संख्याएं बनेंगे बल्कि वे दशमलव होने के साथ साथ अशांत दशमलव बनेंगे। और सुनिए, जब वर्गमूलों के बाद घनमूलों को चेक किया गया तो अपूर्ण घन, अपूर्ण घन, ध्यान रखिएगा, अपूर्ण घन मतलब जो पूर्ण घन नहीं है उनके घनमूल, तो अपूर्ण घन संख्याओं के घनमूल, इनसे भी दशमलव संख्याएं प्राप्त होती है, इनसे भी दशमलव संख्याएं प्राप्त हुई। तो बात इतनी है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ले लीजिए या अपूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ले लीजिए, ये भी आपको दशमलव ही प्राप्त होंगे। तो अब मेजरली बात इतनी सी है कि दशमलव संख्याएं प्राप्त किस किस प्रकार से हुई? दो प्रकार से, एक अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया, और दूसरा जो पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण घन नहीं है उनके वर्गमूल और घनमूल। जो विभाजन की प्रक्रिया से दशमलव संख्याएं प्राप्त होगी वो दो अलग अलग प्रकार की होगी, एक तो शांत और एक अशांत। और जो वर्ग और वर्गमूल निकाल करके प्राप्त होगी अपूर्ण वर्ग और अपूर्ण घन संख्याओं के, वो हमेशा क्या होगी? अशांत। मतलब अल्टीमेटली हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तक दशमलव संख्याएं दो ही प्रकार की है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक वो दशमलव, एक वो दशमलव जो दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाएंगे वो शांत दशमलव है, एक वो जो दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होते हैं। अब समझिए आप बात को, यहां इनसे जो दशमलव संख्याएं प्राप्त हुई वो अशांत तो थी, लेकिन उनमें एक भिन्नता थी। और उनमें भिन्नता क्या थी? अब वो समझिए, उनमें क्या भिन्नता थी? वो इनसे थोड़ी अलग थी, और अलग कैसे थी वो समझिए। वो अलग इस प्रकार से थी कि विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जो दशमलव संख्या है जो अशांत है, विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त दशमलव संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जो दशमलव संख्याएं हैं जो अशांत तो है, लेकिन उनमें अशांत होने के साथ साथ एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है?
वो विशेषता ये है कि उनमें दशमलव के बाद आने वाले अंक रिपीट हो रहे हैं, आवर्त हैं। 3 है तो 3 ही है, 6 है तो 6 ही है, 21 है तो 21, 21, 21, 21, 135 है तो 135, 135, 135, मतलब 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक या 4 अंक या 5 अंक समूह भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दशमलव संख्या से मतलब जो विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जो दशमलव संख्या बन रही है, जो अशांत है, लेकिन अशांत होने के बावजूद भी उसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक रिपीट हो रहे हैं, एक निश्चित क्रम अथवा व्यवस्था में है। जबकि अपूर्ण वर्ग और वर्गमूल, अपूर्ण वर्गों के वर्गमूल और अपूर्ण घन के घनमूल से जो दशमलव संख्याएं प्राप्त हो रही है वो अशांत है, और अशांत होने के साथ साथ उनमें दशमलव के बाद कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ विभाजन द्वारा जो अशांत प्राप्त हो रही है उसमें फिक्स पैटर्न है, जबकि वर्ग और वर्गमूलों द्वारा जो दशमलव प्राप्त हो रही है उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसीलिए इन्हें कहा गया कि ये अशांत होने के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, ये अशांत होने के साथ साथ बिना आवर्ती वाली संख्याएं हैं, मतलब इनमें आवर्ती नहीं होती, और ये अशांत होने के साथ साथ आवर्ती होती है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती है। और इसीलिए इन्हें कहा गया कि ये अशांत होने के साथ साथ आवर्ती वाली दशमलव है, पुनरावृत्ति वाली दशमलव है, और वो अशांत होने के साथ साथ गैर पुनरावृत्ति दशमलव है, अनावर्ती दशमलव है। तो अब जाकर के फाइनली हमें ये समझ में आया, फाइनली हमें इतना समझ में आया, ध्यान रखिएगा, अब जाकर के हमें इतना समझ में आया कि जो दशमलव संख्याएं हैं वो दो प्रकार की हैं। एक है शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव भी दो प्रकार की हैं। एक है अशांत आवर्ती दशमलव और एक है अशांत अनावर्ती दशमलव। अच्छा, अशांत को ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्द बदल के कह देता है वो, अशांत को ही कहा जाता है गैर शांत, गैर शांत। और अनावर्ती को कहा जाता है गैर पुनरावर्ती। तो ध्यान रखिएगा, तो हमने कहा भाई साहब दो अलग अलग प्रकार की संख्या है दशमलव, एक तो शांत और एक अशांत, और शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार की है, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव कैसे प्राप्त होती है? तो शांत दशमलव जो हमें प्राप्त होती है, शांत दशमलव हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव जो हमें प्राप्त होती है वो होती है विभाजन या अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया से, प्रक्रिया द्वारा। अशांत आवर्ती दशमलव ये भी अपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया द्वारा, और ये अपूर्ण वर्ग और या अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल और अपूर्ण घन संख्याओं के घनमूल द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब भी यहां पे संख्याएं प्राप्त होगी तो कैसे होगी? 1.25 या 3.5 या 4.8 आदि। जब भी यहां संख्याएं प्राप्त होगी तो कैसी होगी? 1.3333, 0.6666, 4.7777 या
8.212121 चलता जा रहा है या 9.123 123 123 चलता जा रहा है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जैसे √2 का कोई मान है, √3 का कोई मान है, आप निकाल के देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। √2 का जो भी मान आएगा, जैसे 1 पॉइंट जो भी आपके पास मान आएगा 432 जो भी आएगा आप निकाल के देखिएगा। √3 का जो मान आएगा, जो भी इनमें इनका जो दशमलव मान है, √2 √3 के दशमलव मान, इनकी क्या खास बात होगी? इनकी खास बात ये होगी कि भाई साहब ये जो मान होंगे ये कभी भी नहीं रुकेंगे दशमलव के बाद, और इनमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे यहाँ तो पता लग रहा है कि साहब आगे क्या आएगा, आगे फिर से 1 2 3 आएगा, यहाँ आगे वापस से 2 1 आएगा, यहाँ फिर से 7 आएगा 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा 3 आएगा, यहाँ पता नहीं लगेगा। जहाँ रोक दोगे किसी और से पूछना बुला करके, बता क्या आएगा, वो कहेगा पता नहीं लग रहा। यहाँ किसी को भी बुला करके पूछ लो, वो बता देगा कि हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो फिर से 1 2 3, क्योंकि ये आवर्ती है और वो अनावर्ती है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुना रहे हो सर, डायरेक्ट ही बोल देते। इतना लंबा चौड़ा क्यों आपने ज्ञान दिया? इसलिए दिया क्योंकि मैंने आते ही बोला था कि जो मैं बताऊंगा वो जिंदगी में नहीं बोलोगे। और अब यहां से बात ये नहीं थी, बात अब शुरू होगी कि आज तक आप क्या पढ़ते थे और कितना अधूरा पढ़ते थे, और अब उसे समझो कि उसका पूरा मतलब क्या है जो आपने पढ़ा। सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई साहब दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की है, शांत और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार की, आवर्ती और अनावर्ती। शांत दशमलव विभाजन की प्रक्रिया से बनेगा, अशांत दशमलव में जो आवर्ती है वो भी विभाजन की प्रक्रिया से बनेगा, परंतु अशांत दशमलव में जो अनावर्ती है वो विभाजन की प्रक्रिया से ना बन करके वर्गमूल और घनमूल, अपूर्ण वर्ग और अपूर्ण घन संख्याओं के वर्गमूल और घनमूलों से बनेगा। आपको पता है हमारे बड़े बूढ़ों ने इस पूरे को, अभी जो कंफ्यूजन फेज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों को, जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा, हमारे बुजुर्गों ने इसी कंफ्यूजन को कर दिया खत्म। और इस कंफ्यूजन को खत्म करके भाई साहब उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा एक काम करो, इन संख्याओं को 2 हिस्सों में बांट दो और एक को कह दो परिमेय और एक को कह दो अपरिमेय। ये लो, ये लो साहब, एक को कह दो परिमेय और एक को कह दो अपरिमेय। अब आपने आज तक बचपन से क्या पढ़ा है? रेशनल और इरेशनल जिसे आप कहते हो, आपने आज तक बचपन से क्या पढ़ा है कि परिमेय किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं, यही पढ़ा है ना आपने, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यही पढ़ा है आपने। कभी समझा इस बात को, इस बात का मतलब क्या है? क्या होता है ये P/Q, वाई, क्यों है ये? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और आपने बचपन से पढ़ लिया उदाहरण 5/4, 3/11, 2/7 आदि, ये सब परिमेय है। और आपने पढ़ा क्या? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। और उदाहरण इसमें क्या पढ़ा आपने? √2, √3, पाई आदि। कभी सोचा, कभी सोचा आपने ये √2 √3 इसको क्यों बटा में नहीं लिखा जा सकता? क्या कारण है इसका? P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में क्यों लिखा नहीं जा सकता? या कभी दिमाग में नहीं आया कि सर √2/1 लिख दो ना? जैसे परिमेय संख्या अगर मैं कहूं 4, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों है भाई साहब? आपको क्या तर्क दिया जाएगा? आपको तर्क दिया जाएगा 4 के बटा में 1 लिख दो, तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। फिर आप यही सवाल यहां क्यों नहीं उठाते कि सर √2 ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये अपरिमेय क्यों है? जब आप 4 को परिमेय कह रहे हो, 4 के बटा में 1 लगा देते हो और कह देते हो देखो 4/1 P/Q की तरह है, तो फिर √2 √3 के बटा में 1 लगाने में कैसी शर्म? ये लो, ये भी तो P/Q हो गया, कैसी शर्म? क्या तर्क है इस बात का फिर?
और क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं कह सकते? और फिर √2/1 को क्यों P/Q नहीं माना जा सकता? फिर आप कहोगे सर परिभाषा में लिखा रहता है P और Q पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सर √2 तो पूर्णांक ही नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। तो क्या इतना समझ लेने से पूरी चीज समझ में आ गई? नहीं। जो समझाया है अब उसकी बात करो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है, क्यों है। देखो, परिमेय और अपरिमेय जो है, ये दशमलव संख्याएं जो हमने अभी भी देखी थी ना, शांत और अशांत में भी अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, क्या क्या देखा आपने? यही देखा आप लोगों ने। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या कहा कि साहब दशमलव संख्याएं जो आपको दिख रही है वो शांत दशमलव है, वो अशांत आवर्ती दशमलव है, और वो अशांत अनावर्ती दशमलव है। अब मैं कहता हूं मेरे भाई, अब समझो ये कैसे प्राप्त हुआ? भाग की प्रक्रिया से। ये कैसे प्राप्त हुआ? भाग की प्रक्रिया से। ये कैसे प्राप्त हुआ? वर्गमूल और घनमूल की प्रक्रिया से। तो हमने ये कहा भैया भाग की प्रक्रिया वाली ये दो संख्याएं और बिन भाग की संख्या वाली ये है, इसको अलग अलग कर दो। आपको पता है ये जो आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, इसका एक्चुअल मतलब वो नहीं है जो आप कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अरे नहीं, ऐसी संख्याएं तो विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे 5/4 ये विभाजन की प्रक्रिया है दादा। 5 में किसका भाग जा रहा है? 4 का, संभव है। 3/11 ये विभाजन की प्रक्रिया है, दैट इज। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं 1.4, तो क्या ये विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? 1.4 किया जा सकता है। मैं लिख दूं 1.3333, क्या ये विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये एक प्रकार की अशांत आवर्ती दशमलव है, और सभी अशांत आवर्ती दशमलव विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ही बनी है। 1.4 को हम विभाजन की प्रक्रिया द्वारा बता सकते हैं क्या? हम बता सकते हैं किसमें किसका भाग गया है? हाँ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विभाजन की प्रक्रिया से ही बना है। क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव, और सभी शांत दशमलव संख्याएं विभाजन की प्रक्रिया से ही बनी है। इधर आओ, √2 का जो दशमलव मान आएगा वो अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा। अशांत तो आएगा ही आएगा जिसमें दशमलव के बाद अंक नहीं रुकेंगे, और अनावर्ती दशमलव आएगा मतलब अंकों का कोई फिक्स क्रम नहीं होगा, और अंकों का कोई फिक्स क्रम नहीं होगा तो क्या उन्हें कभी भी P/Q यानी कि विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या आप वहां पे भाज्य और भाजक बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसका एक्चुअल मतलब यह है कि वे सभी संख्याएं जिनमें भाज्य और भाजक पता लगता है, भाज्य और भाजक पता लगता है, वे तो है परिमेय। और वे सभी संख्याएं जिनमें भाज्य और भाजक पता नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो विभाजक प्रक्रिया द्वारा बनी ही नहीं है। कौन सी नहीं बनी? जो अपूर्ण वर्ग और अपूर्ण घन के वर्गमूल और घनमूल से बनी है, वो विभाजन द्वारा नहीं बनी। और वो कौन सी संख्याएं थी? वो थी अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि हमने परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या डाल दी? हमने जो हमारी 3 अलग अलग संख्याएं बनी थी, शांत दशमलव, अशांत में आवर्ती दशमलव, अशांत में अनावर्ती दशमलव, उनमें से हमने शांत दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। इसे हमने कह दिया परिमेय और अशांत सॉरी अनावर्ती नहीं, आवर्ती आएगा यहाँ पे, आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, इन्हें हमने डाल दिया अपरिमेय, क्योंकि ये गैर भाजक प्रक्रिया से बनती है।
और जो गैर भाजक प्रक्रिया से बनी है उसमें ना भाज्य है ना भाजक भाजक है, और जिसमें ना भाज्य है ना भाजक है उसको क्या पी बटा क्यू के रूप में लिख दोगे? पी बटा क्यू के रूप में लिखने का मतलब है भाज्य बटा भाजक। तो जिसमें भाज्य बटा भाजक ही नहीं होगा, जो भाग की प्रक्रिया से बनी नहीं, उसका ना तो भाज्य होगा ना भाजक होगा, उसे भाज्य बटा भाजक के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और ऐसी संख्याएं होती है अशांत अनावर्ती दशमलव। क्यों? क्योंकि वो गैर भाज्य की प्रक्रिया से बनी है, भाज्य की प्रक्रिया से नहीं बनी है, तो उसके भाज्य भाजक भी नहीं है। जिसके भाज्य भाजक नहीं है उसको पी बटा क्यू यानी कि भाज्य बटा भाजक के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और इसीलिए ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? जो वर्गमूल और घनमूलों से प्राप्त होती है। और शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव ये वो संख्याएं हैं जो भाग की प्रक्रिया से बनी है, भाजक की प्रक्रिया से बनी है। ये दोनों बनी है भाजक की प्रक्रिया से। भाजकता प्रक्रिया द्वारा। और चूंकि ये दोनों संख्याएं भाजकता प्रक्रिया द्वारा बनी है और इसीलिए है इसमें भाज्य और भाजक दोनों मौजूद होंगे, और इसमें भाज्य और भाजक दोनों मौजूद होंगे, तो हम किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। कहने का मतलब हम उसे भाज्य और भाजक का पता लगा सकते हैं। अगर आप 10 में 4 का भाग लगा करके 2.5 ला सकते हो, तो 2.5 में वापस से पॉइंट हटा करके बटा 10 लगा करके काट पीट के ये भी बता सकते हो कि 10/4 आएगा, यानी कि 10 में 4 का भाग लगा। अगर आप 20 में 8 का भाग लगा सकते हो और जो भी दशमलव संख्या आएगी वो प्राप्त कर सकते हो, तो दशमलव संख्या का दशमलव हटा करके बटा में फिर से 0 लगा करके या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा आप ये बता सकते हो कि वहां पर भाज्य कौन था, भाजक कौन था, क्योंकि वो विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा ही बनी है, क्योंकि उसमें भाज्य और भाजक दोनों मौजूद है। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका वास्तविक मतलब यह है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें भाज्य तथा भाजक का पता किया जा सकता है। और ऐसी संख्याएं कौन सी है? ऐसी संख्याएं शांत दशमलव है और अशांत आवर्ती दशमलव है। क्यों है? क्योंकि यही वो संख्याएं होती है जिन्हें विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थ क्या निकला? ऐसी संख्याएं जिनमें भाज्य बटा भाजक नहीं प्राप्त हो सकता, मतलब जिसमें ना तो भाज्य प्राप्त होगा ना भाजक होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संख्याएं विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनी ही नहीं। जो विभाजकता प्रक्रिया द्वारा नहीं बनी उसमें कौन सा भाज्य कैसा भाजक, आखिर सर कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें भाज्य और भाजक नहीं है? तो सुनो, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो होगी उनमें भाज्य और भाजक का कोई काम नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें विभाजकता प्रक्रिया लगी ही नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए विभाजकता प्रक्रिया का प्रयोग ही नहीं हुआ। तो सर कौन सा हुआ? उसमें गैर विभाजकता का प्रयोग हुआ। सर गैर विभाजकता का प्रयोग कौन सा होता है? ऐसे कौन से प्रयोग है जो विभाजकता के नहीं है? तो वो है अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल और अपूर्ण घन संख्याओं के घनमूल, जिनके द्वारा भी दशमलव संख्याएं प्राप्त होती है और वो अशांत होती है और अशांत के साथ साथ अनावर्ती होती है। तो हमने क्या कहा था? दशमलव संख्याएं दो भागों में बटी, शांत और अशांत। अशांत में भी कौन सी? आवर्ती। ये कैसे प्राप्त हुई थी? भाजक की प्रक्रिया द्वारा। तो शुरुआत में हमने शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव की खोज की थी, जो कि हमें विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुई थी। और इन संख्याओं को हमने परिमेय संख्याएं कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ये विभाजकता प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुई है और इसमें हम भाज्य और भाजक दोनों का पता कर सकते हैं और इसलिए पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बाद में हमें अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं का पता लगा। ये कौन सी संख्याएं हैं, कैसे मिली? ये अपूर्ण वर्ग और अपूर्ण घन संख्याओं के वर्गमूल और घनमूलों से मिली। जब हमने अपूर्ण वर्ग और अपूर्ण घन संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल लिए तब हमें प्राप्त हुई। इनमें भी दशमलव के बाद अंक रुकते नहीं थे, चलते जाते थे, चलते जाते थे, चलते जाते थे और किसी अनिश्चित क्रम में चलते जाते थे। तो इस प्रकार हमारे पास 3 दशमलव बनी: शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनी है और अशांत अनावर्ती दशमलव गैर विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनी है। जो विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनी है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, वही भाज्य बटा भाजक के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि उसी के भाज्य और भाजक होंगे, इसीलिए उन्हें परिमेय संख्याएं कहा गया। अशांत में अनावर्ती दशमलव जो तीसरी संख्या है उसे क्या कहोगे? वो गैर विभाजकता की प्रक्रिया द्वारा बनी है, इसलिए उसमें न भाज्य है न भाजक है, इसलिए उसे क्या कहा गया? उसे अपरिमेय कहा गया। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। कई बार प्रश्न पूछा है, इतनी बार प्रश्न पूछा है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में और भी कई अन्य अन्य पेपर में पूछा है कि अपरिमेय संख्याएं होती है। पहला, शांत दशमलव। अगला, गैर शांत।
परंतु आवर्ती दशमलव। अगला गैर शांत परंतु गैर आवर्ती दशमलव। और चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए सी, अपरिमेय संख्याएं जो कि गैर शांत है और गैर पुनरावर्ती है, मतलब जो शांत भी नहीं है और जिनमें आवर्ती भी नहीं होती है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया। अब आ जाइए, एक यहाँ कंफ्यूजन आता है बच्चों को, सर ये पाई का क्या माजरा है। पाई का मान तो 22/7 है ना, पाई का मान तो 22/7 है, और पाई का मान अगर 22/7 है तो 22/7 तो पी बटा क्यू ही है। 22 भाज्य है 7 भाजक है, वो तो विभाजकता की प्रक्रिया दिखा रहा है कि 22 में 7 का भाग लगेगा। तो फिर जो विभाजकता की प्रक्रिया को दर्शा रहा है वो तो परिमेय में रखो, क्योंकि आप ये कह रहे हो सभी विभाजकता की प्रक्रिया को फॉलो करने वाली संख्या कहाँ जाएगी, परिमेय में। तो फिर 22/7 को आप उधर क्यों रख रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इसके बारे में ध्यान से सुनो। ये जो पाई है, जो पाई है, अगर आप ये कहते हो कि पाई बराबर 22/7 है तो आप गलत हैं। पाई का मान 22/7 नहीं है, पाई का लगभग मान 22/7 है, लगभग, एक्यूरेट मान नहीं है। पाई का एक्यूरेट जो मान है, एक्चुअल जो मान है वो 22/7 नहीं है, क्योंकि 22/7 से आप जब 22/7 को सोल्व करोगे तो 22/7 को सोल्व कर देने पर आपके पास जो प्राप्त आएगा, आप सोल्व करते जाइएगा, आप देखेंगे एक निश्चित अंक बाद अंकों का रिपीटेशन होने लग गया है। मतलब 22/7 जो है वो एक प्रकार की अशांत आवर्ती दशमलव है, परंतु पाई का जो एक्चुअल मान है उसके बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। अब हमारे साथ समस्या यह है कि पाई का जो एक्चुअल मान है, एक्चुअल मान, उसका प्रयोग हम सवालों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रकार की अशांत अनावर्ती दशमलव है। जो अशांत भी है कभी नहीं रुकेगी, और अनावर्ती है इसके कारण उसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता, यानी कि भाज्य भाजक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे छोटा नहीं किया जा सकता, तो सवालों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वास्तविक मान के बिल्कुल नजदीक का मान है 22/7, परंतु पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं है। तो जब आता है पाई क्या है, तो पाई का मतलब पाई का एक्यूरेट मान क्या है, तो पाई का एक्यूरेट मान जो होगा वो एक प्रकार का अशांत अनावर्ती दशमलव होगा, इसीलिए उसे अपरिमेय कहा जाता है। जबकि उस एक्यूरेट मान के लगभग बराबर वाला मान प्राप्त होता है 22/7 से, और 22/7 को परिमेय कहा जाता है, क्योंकि 22/7 पाई नहीं है और पाई का मान 22/7 नहीं है। पाई का लगभग मान 22/7 है, प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए, तो ध्यान रखिए, जो पाई है वो अपरिमेय है, और जो 22/7 है वो परिमेय है, ध्यान रखिएगा। और पाई का मान लगभग 22/7 है, इतना ध्यान रखिए। परिमेय क्यों है, तो ध्यान रखिए, परिमेय इसलिए है क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। ये अपरिमेय क्योंकि है क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको पता लग गया, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक की बात में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। अब इनसे सवाल किस किस प्रकार से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।